देखो, कॉन्स्टिट्यूशन वो उसमें बंद है ना, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले देख लो यहाँ पर। सबसे पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कि कोई मतलब इंडिया का हो चाहे चाहे कहाँ चाहे जहाँ का भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक बुक होती, रूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सेट होता है किसका? सेट ऑफ रूल्स एंड लॉस। नियम और कानून को जहां जिस जगह पे एक जगह पे रखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब नियम और कानून का होना बहुत जरूरी होता है। कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जो हमारे घर में भी चलते रहते हैं। जैसे कि तुम्हारे घर में बहुत सारे नियम होंगे कि सुबह कितने बजे उठ जाना है, रात में कितने बजे सो जाना है, कब तुम खेलने जा सकते हो, कब खेलने नहीं जा सकते हो। अपने स्कूल में जाते हो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि स्टूडेंट कितने बजे स्कूल में आ जाएंगे, कितने बजे लंच होगा, कितने बजे छुट्टी होगी, और कौन से टीचर कब पढ़ाएंगे। हर चीज़ का रूल होता है। क्या बिना रूल के कुछ हो सकता है? नहीं। तो हमारे स्कूल में रूल हो सकता है, हमारे छोटे से घर में रूल हो सकता है, ये छोटी सी कोचिंग चल रही यहाँ पे भी रूल हो सकता है। तो क्या इतने बड़े देश के लिए रूल नहीं होगा? होगा रूल। तो रूल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी देश में रूल्स एंड लॉस मतलब नियम और कानून होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ नियम कानून नहीं होगा तो सब अपना अपना कानून चलाएंगे। नहीं समझ में आया? एक बहुत ही क्या नाम है फिलोसोफर आए, बहुत ही पुराने फिलोसोफर है जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। देखो थॉमस हॉब्स ने कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने। थॉमस हॉब्स कहते थे, एक आदमी व्यक्ति है, जान लो इनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, बस हम इतना बता दे रहे ये एक आदमी का नाम है जो एक फिलोसोफर था। अब फिलोसोफर क्या करते? फिलोसफी करते। फिलोसफी क्या होती है हम तुम्हें बता चुके हैं। तो मैंने बताया था फिलोसफी क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है। ठीक है, मतलब वो सही गलत हो सकती है लेकिन सुनने में ठीक लगती है, और जब तक उसके ऊपर कोई बात नहीं आ जाती तब तक उसी बात को मानते रहते, पुरानी वाली बात को। ठीक है, गेट बंद कर देना पीछे से। तो जाके देखो, तो ये थॉमस हॉब्स आए, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी इंसान हैं वो बहुत सेल्फिश नेचर के हैं। कैसे हैं? सेल्फिश नेचर के हैं। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी हैं। तो दुनिया का हर इंसान क्या चाहता है? सिर्फ अपने लिए सोचता है। क्या सोचता है? अपने लिए। ये कौन कह रहा है? ये थॉमस हॉब्स कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सिर्फ अपने लिए इंसान सोचता है, किसी के लिए नहीं सोचता है। जैसे यहाँ पर तुम लोग कोचिंग पढ़ने आए हो, क्यों आए हो? क्या तुम इसके लिए आए हो कि तुम उसके लिए आए हो कि तुम इन लोग के लिए आए हो पढ़ने के लिए? अपने लिए आए हो तुम लोग। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? मुझे अर्निंग करनी है, इसलिए तो मैंने कोचिंग खोली। तो क्या मैं क्यों खोलता कोचिंग? तुम लोग को पढ़ना है इस वजह से क्योंकि इस पढ़ाई का तुम्हें बेनिफिट्स मिलेगा तुम्हें अपनी लाइफ में, इसलिए तुम लोग पढ़ रहे हो। समझ में आ गया? ये चीज है कि नहीं है? सब फायदे के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने वही कहा कि सब इंसान कैसे हैं? सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। अगर सब सेल्फिश रहेंगे, अपने अपने बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा? कंडीशन कैसी हो जाएगी? सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते से जा रहे हैं, मेरे पास क्या है, कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ही मान लो कुछ पैसे हैं मेरे पास, कुछ जरूरी चीज है जो हमारी लाइफ में यूज होती है, हम लेके जा रहे हैं रास्ते से, और कोई ऐसा इंसान जो मुझसे मजबूत है वो मुझे मारेगा, छीन लेगा। उससे जो मजबूत होगा वो उसको मारेगा, छीन लेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो स्ट्रांग होगा वो कमजोर को मारेगा, उससे छीनेगा। क्यों? क्योंकि सब अपने लिए जी रहे हैं। फिर ऐसे क्या हो जाएगा? सबको क्या एक दूसरे से खतरा रहेगा? हाँ, एक सोचेगा यार वो हमको ना मार दे, वो सोचेगा ये हमको ना मार दे, सबको खतरा रहेगा, और सब लोग डर डर के जी रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या कहा, थॉमस हॉब्स ने? इन्होंने कहा जब सब डर डर के जी रहे हैं तो ऐसे मत जियो। कैसे जियो? कि एक काम करो, तुम लोग आपस में समझौता कर लो। सोसाइटी से मान लो तुम जितने भी लोग हो सब सोसाइटी के लोग हो, और तुमको एक दूसरे से खतरा है। आरन कह रहा है कि मुझे इस ऐश्वर्य से खतरा है कि वो मुझे मार दे, मेरी चीजें लूट लेगा। ऐश्वर्य को भी आरन से खतरा है, वो कह रहा है कि मुझे मार के चीज लूट लेगा। आदर्श को ऋषभ से खतरा है, वो कह रहा है कि यार मेरे बगल में बैठा ये मुझे मारेगा और मेरी सारी चीज छीन लेगा। और ऋषभ को भी आदर्श से खतरा हो रहा है कि मुझे मार सकता है। दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों डर डर के जी रहे होंगे। ऐसा जीना क्या जीना हुआ? मर मर के नहीं जीना। ठीक है, जिंदा लाश हो जाओगे, वेरी गुड।
इस कंडीशन में क्या होता है कि हम ये लोग क्या करेंगे, ऋषभ और अदर्स, तुम लोग या तुम सब लोग मिलकर क्या करोगे, मिलोगे एक जगह बैठोगे और क्या कहोगे, देखो भाई हम सबको एक दूसरे से खतरा, सब कहेंगे हाँ। सब लोग सब एक आदमी कहेगा क्या एक दूसरे को सब मार सकते हैं, इस बात से सब डर रहे हैं, सब लोग कहेंगे हाँ हम डर रहे हैं। तो क्या कहोगे, एक काम करो, हम एक रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं जिसमें हम किसी को एक दूसरे को नहीं मारेंगे, और नहीं मारने के साथ साथ क्या करेंगे, हम थोड़ी अपनी आज़ादी को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे। तुम अपनी आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस करो, हम सब तो अपनी अपनी आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, और हम सब अपनी आज़ादी एक आदमी को देते हैं जो हमारे लिए डिसाइड करेगा कि हम क्या करें। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो हम एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन हम सब लोग एक आदमी की बात मानते हैं, वो रूलर है। और सबने आपस में समझौता कर लिया, अब डर रहेगा किसी को, अब डर नहीं रहेगा। और मान लो कि इस बच्चे को डर है कि बगल वाला इसको लूट लेगा, तो उसको भी ये डर रहेगा अगर मैंने इसको लूटा तो वो जो रूलर बैठा है वो मुझे सजा देगा, इस बात का डर रहेगा। रूलर के पास कुछ तो पावर्स को देंगे ना कि रूलर रूल कर सके। पावर जनता देगी जो आपस में समझौता करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल, तुम जनता हो, तुमने आपस में डिसाइड कर लिया, तुमने कहा कि जो मैं हूं, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम कहोगे तो ये सर हैं, इनको क्या नाम है, ये राइट्स देते हैं कि हम सबको क्या करेंगे, मारेंगे नहीं, हम लोग को पनिश करेंगे अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं। तो अगर मान लो एक लड़का आता है, मान लो ये बच्चा आ गया मुझे मारने के लिए, रूलर, इसने कहा रूलर को ही मार देते हैं, तो एक मानने का बाकी सब तुम मेरे साथ में खड़े रहेंगे कि रूलर को ना मारे। रूलर मजबूत हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई एक दूसरे को अब नहीं मारेगा, कोई डर डर के नहीं जिएगा, तो समाज में समझौता हो गया। इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और थॉमस हॉब्स ने कहा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। समझ में आ गया। ऐसे इसके बाद बहुत सारे फिलोसोफर आए। एक टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है उसका हम सबके क्वेश्चन लेंगे, बीच में पूछोगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने ये एक बात कही। इसके बाद बहुत सारे फिलोसोफर आए, तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ये बात कही कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बताओ, सब आपस में मिलकर एक रूलर को बना रहे हैं, और रूलर कई तरह के हो सकते हैं। फिर रूलर बनना शुरू होगा इनके हिसाब से। जब रूलर बनना शुरू हुए तो रूलर कितने टाइप के हुए, कोई राजा हुआ, फिर धीरे धीरे समय बदला तो क्या हुआ, पीएम आ गए, डेमोक्रेसी आ गया, एरिस्टोक्रेसी आ गई, ठीक है, डिक्टेटरशिप भी आ गई, सब आ गया कि नहीं आ गया। इंडिया के अंदर क्या है, जितने भी हमारी जनता आपस में है, क्या जनता एक दूसरे से डरती है कि वो हमें मार देगा, ये हमें लूट लेगा। जैसे मेरी बाइक बाहर खड़ी हुई है, तो क्या मैं इस बात से डरूं कि मेरी बाइक को कोई उठा के ले चला जाएगा। अगर मैं डरूंगा तो, क्योंकि मेरे पास क्या है, हम जो चोर मेरी गाड़ी चुराएगा, उसने और मैंने दोनों में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट है कि हम, अगर वो मेरी गाड़ी चुराता है उसको सजा मिलेगी, कोई रूलर हमारे ऊपर बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी, तो हम सबको सजा मिलेगी, इसलिए हमने एक दूसरे को नहीं मारा और शांति से रह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है यहाँ पे। अब रूलर जो है, रूलर सबको सजा देगा, लेकिन रूलर कितनी सजा देगा। अरे रूलर ने क्राइम कर दिया, रूलर भी तो क्राइम कर सकता है, समझ में आ गया। तो उसको सजा कौन देगा। फिर एक बात होती है, ये कहा जाता है कि देखो भाई, चोरी करने के लिए इतनी सजा है, किसी को जान से मारने की ये सजा है, ये सब हो जाता है। हर एक जुर्म की अलग अलग सजा होती है। जैसे अभी तुम लोग क्या है, तुम लोग क्लास में हल्का किसी बगल वाले से बात कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन खड़े होकर नाचने लग जाओ अचानक से तो एक थप्पड़ मार देंगे। तुम एक बगल वाले से तुम लड़ने लग जाओ तो 4-4 डंडे बजा देंगे। बदतमीजी बोता रहो तो और मार देंगे। मतलब जैसा जुर्म वैसी सजा। तो किस जुर्म की, किस क्राइम की कितनी पनिशमेंट है, इसको बताना पड़ेगा सबको। लेकिन फिर सब भूल भी जाएंगे बताने के बाद। पता चला कि ये कहा गया था चोरी करने की जो सजा होगी वो 6 महीने की जेल होगी, पता चोरी करने पे हाथ काट दिए। अब बाद में रूलर को याद है, अरे चोरी करने की सजा 6 महीने की जेल, हमने तो हाथ काट दिया, अरे वापस इसके हाथ जोड़ दो। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर उसको एक जगह पे लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि चोरी करने पे 6 महीने की सजा है। जहां पर लिखेंगे, जिस किताब में लिखेंगे उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? हाँ, जहां पे लिखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो दुनिया में जितनी भी देश हैं वहां पे हर जगह रूल हर देश में नियम लिख दिए गए एक्सेप्ट वन कंट्री, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, मतलब लिखा हुआ है
मेजर पार्ट जो है वो लिखा नहीं है, थोड़ा सा लिखा गया है। तो दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं। मतलब आप कोई क्राइम करोगे तो आपको सजा मिलेगी। मिलेगी मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिंट कराया गया है वहाँ पे, हाँ, कहाँ पर? ब्रिटेन का। हमारे देश के लिए क्या पूछ रहा हूँ? मतलब बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन प्रिंट कराया गया। पागल हो? लिखने का मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे प्रिंट होगा चाहे जैसा भी है। लिखता कौन होगा? लिखता, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक व्यक्ति, तो उनका नाम नहीं आता रहा, उन्होंने लिखा था। मेरे मुख में लिखा है। ठीक है, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। अब लिखने के लिए अब बात यह है कि इतने बड़े तुम नियम कानून को लिख रहे हो, तो लिखने वाला इंसान कैसा होगा? किसी को उठा के बोल दो चलो भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जा करके। तुम्हारे घर के नियम कौन बनाता है? तुम्हारे घर का सबसे छोटा आदमी, सबसे बड़ा आदमी? सबसे बड़ा आदमी नियम क्यों बनाता है? क्योंकि उनको वो नॉलेज रहती है। हाँ, तो जिसको नॉलेज हो गया हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, सर अगर छोटे वाले को नॉलेज होगी तो उसको तो वो बनाएगा। किसी किसी घर में जो लड़के होते कम एज के, उनको भी कई जिम्मेदारियां दी जाती है। जब सबको लगता है कि ये लड़का बड़ा समझदार है, तब अब घोंचू रहोगे तो कहाँ जिम्मेदारी देंगे तुमको? पता तुमको जिम्मेदारी दे देगा कि बेटा हम जा रहे हैं, तुम ताला लगा देना गेट के ऊपर, बेटा सो रहा है, चोर चोरी करके लेके चला गया, और चोरी करके अंदर आया था, बेटा सो भी रहा था। तो घोंचू बच्चा रहेगा तो कैसे जिम्मेदारी देंगे? जिम्मेदारी हम उसको देंगे जिसको नियम का, जिसको समझ होगी थोड़ी सी। समझ में आ गया? तो ये होता है। समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो इंडिया के सेंस में क्या बोला जाता है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें वो रूल एंड रेगुलेशन, लॉज, वो सब लिखा हुआ है जो हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा। समझ में आ गया? हमारा पीएम कैसे चुना जाएगा, हमारा सीएम कैसे चुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनेंगे, रोड पे क्या रूल्स होंगे, अगर पीएम कुछ गड़बड़ कर देता है तो उसको हटाया कैसे जाएगा, कोई चोरी करता है उसको कितनी सजा मिलेगी, कोई किसी को जान से मारता है उसे कितनी सजा मिलेगी, ये सब इसके अंदर लिखा गया है। समझ में आ गया? ये चीज है, तो पहले से लिख दिया गया यहाँ पर। अब इसमें जो लिखा है, इस बुक में जो लिखा है, मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक तरह की समझ लो एक प्रिंट बुक होती है, प्रिंटेड बुक होती है। समझ में आ गया? क्या होती है? एक प्रिंटेड बुक होती है। तो इस प्रिंटेड बुक के अंदर सब कुछ लिखा रखा है। तो अगर इसके अब सुप्रीम कोर्ट का, मैंने बताया था इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, सबसे पावरफुल पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वो भी क्या? चीफ जस्टिस की, चीफ जस्टिस की होती है। चीफ जस्टिस जब किसी को सजा देगा, कुछ भी करेगा, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में देख कर करता है कि इसमें क्या लिखा है, उसके साथ सजा देंगे, अपनी नहीं चलाएंगे। समझ में आ गया? तो इसके साथ सजा देगा वो। नहीं समझ में आ रहा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है हमारा। फिर कौन बनाया इसको कॉन्स्टिट्यूशन को, अब हम इसको बता देंगे। समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? नहीं समझ में आया? तो कोई पूछे, किसी बच्चे से पूछ लिया होता कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कौन क्या बताओगे? किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं, वो एक और बुक में लिखते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में इसका नाम है, बहुत समझना आसान है, हिंदी में इसको बोलते हैं संविधान। संविधान बोलते हैं। विधान का मतलब होता है नियम कानून। संविधान ऐसा विधान जो सबके ऊपर एक तरह से लागू होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। मैं अगर किसी आदमी को जान से मारता हूं, मैं किसी को जान से मारता हूं, तो जितनी सजा मुझे मिलेगी उतनी सजा पीएम को भी मिलेगी किसी को जान से मारने पर। समझ में आ गया? सेम सजा मिलेगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। ये इसमें लिखा रखा है, कोई डाउट तो नहीं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? गांधी जी बनाए थे क्या? हाँ, किसको इसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में गांधी जी का भी हाथ था? बताओ बताओ, कोई है? गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कोई हाथ नहीं था। गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर थे। समझ में आया? इतना अलग ही वो बंदा था, उस इनसे भी ऊपर थे वो। गॉड फादर तो नहीं कह सकते हो, गॉड फादर नहीं, लेकिन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे उनसे ऊपर थे गांधी जी, उनका दर्जा ही अलग था। तो आगे देखो, तो क्या होता है हमारा जो देश है, देखो सबको पार्टीशन के बारे में पता है। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ था? कैसे हुआ था सब जानते? क्यों हुआ था पता है? किसकी वजह से? मतलब मोहम्मद सर वो अली कह रहा था हमको बनना है, हमको बनना है। क्या बनना है?
थे हाँ। प्राइम मिनिस्टर। और जनता ने जवाहरलाल नेहरू चुना था तो गांधी जी मना कर रहे थे, पर जनता कैसे चुनेगी, उस समय तो इलेक्शन थे ही नहीं। मतलब चुना था लोगों ने मिलके नेहरू को। तो नेहरू का तो नहीं, हम सही सही, ठीक है ठीक है, सही कह रहा वो। हुआ क्या था कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हुआ, जिसमें आज कितनी, अगर आज इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है कितनी कौन कौन सी पार्टी है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, बहुजन, हाथी कोई पार्टी नहीं है, हाथी एक जानवर होता है, बसपा, सब सारी पार्टीज हैं। झाड़ू वाले, ये पार्टी है ना, उस समय भी पार्टी थी। तो अभी अगर तुमसे पूछे कौन कौन सी बड़ी पार्टी है, 3 बड़ी पार्टी के नाम बताओ, है कि नहीं 3 बड़ी पार्टी? वैसे ही 3 बड़ी पार्टी उस समय भी थी जब देश आजाद हुआ था। तो एक थी कांग्रेस, ठीक है, और एक थी मुस्लिम लीग। ये 2 बड़ी बड़ी पार्टीज थी। इनके जो लीडर थे, जहां तक कि नेहरू थे, और उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिन्ना, इनके जिन्ना थे। जिन्ना, जिन खटामा ना पढ़ लेना, जिन्ना या जिन्ना ऐसे कुछ नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू, ये 2 व्यक्ति थे जो इनके लीडर थे। पूरे देश में इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, और उसमें जो है सबसे ज्यादा लोग जीतते हैं इसके जीतते ही नहीं है। जिन्ना कहता है और अगर इसके जीत गए ज्यादा तो इनको वोट पड़े, इनको ज्यादा मेजोरिटी मिली। अब ये नेहरू पीएम बनने को तैयार थे कि आजाद भारत का पीएम कौन बनेगा? नेहरू बनेंगे। ज्यादा खुश हो तुम्हारे, अभी फिर बोलने उल्टा सीधा। मुस्लिम लीग में जिन्ना ने कहा या तो हमें पीएम बना दो इस देश का, मेजोरिटी में नहीं है, बहुत कम मेंबर चुने गए, फिर भी कह रहे हैं। मतलब तो वही वाली बात हो गई ना, राहुल गांधी बोले हमारी कांग्रेस हार गई तो क्या हुआ, पीएम तेरा भाई बनेगा, है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। जिन्ना कह रहे चाहिए तो चाहिए, हमें या तो देश का पीएम बना दो, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, हमें एक दूसरा देश ही दे दो, हम दोनों ही नहीं देंगे। हाँ बने, हम पीएम बनना चाहते हैं। गांधी ने कहा नेहरू से कि बनने दो पीएम जिन्ना को। पटेल ने मना कर दिया, वल्लभ भाई पटेल ने, ऐसा मत करना, गलती मत करना। क्या रीजन था मैं नहीं बता सकता, लेकिन मना कर दिया। मैंने बताया ना क्या रीजन था, मुझे नहीं पता, ये तो बोल रहे हैं क्या रीजन रहा, उनकी क्या साइकोलॉजी उस समय रही होगी नहीं पता, क्या किस सोच की वजह से बोला, लेकिन नहीं, जिन्ना नहीं बन पाए पीएम। अब जिन्ना के साथ ये हुआ कि भाई इनको दूसरा देश दे दिया जाए, तो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, देश का पार्टीशन करा देते हैं, पाकिस्तान बनता है और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बनता है। ईस्ट पाकिस्तान 1971 में वापस से बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। पूछो। हाँ, क्या नाम था इसका? मोहम्मद अली जिन्ना। जो गांधी जी से देश मांग रहे थे, ऐसे तो भैया कोई भी देश मांगने आ जाएगा, दे देगा गांधी। नहीं, बात ये थी ना, इनकी एक जिद थी, इनको भी हम बनना था। बाकी और भी जो लोग थे हमारे देश से अलग हो रहे थे, ठीक है, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर, ये बाद में हमसे जुड़ गए। लेकिन ऐसा हर समय नहीं हो सकता कोई भी आगे बोल देगा हम देश से अलग होना चाहते हैं, हमें दूसरा देश दे दो। वैसे साउथ इंडियन तो चाहता है, ये साउथ इंडिया कहता है कि हम तो भारत से अलग होकर अपना अलग देश बनाएंगे, लेकिन बना नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। सब जुड़ गए, यूनिटी हो चुकी है। पूछो। भैया हम इनको नहीं देंगे, जिन्ना को तो करेंगे, मिलेगा उनको दे देंगे, मतलब उस टाइम अगर गांधी जी ने क्यों देना, क्यों बात। सुनो, जिन्ना जो थे, जिन्ना ने क्या नाम है, फ्रीडम फाइटिंग में बहुत सारा साथ दिया था। जिन्ना को हल्के में मत लो, तुम महात्मा गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल इतने ज्ञानी लोग थे, और उधर से अकेले जिन्ना था, केवल नॉर्मल इंसान नहीं था वो, बहुत ज्ञानी इंसान था मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत पढ़ा लिखा था, समझ में आ गया। तो उसको दे दिया गया देश। अभी जब देश बन गया तो फिर हमारा इंडिया के अंदर क्या हुआ, भारत देश आजाद होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों को चुना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा। तो गांधी जी ने दिमाग ये लगाया, अगर गांधी जी ने सोचा, काफी लोगों ने सोचा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले सारे आदमी होंगे तो आने वाले समय में औरतें कहेंगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आदमियों ने बनाया है, औरतों ने नहीं बनाया है, इसलिए औरतों के अगेंस्ट में, वुमेन के अगेंस्ट में बोल सकती थी वो, ठीक।
ये भी बात उठी कि अगर अपर कास्ट के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे तो लोअर कास्ट के लोग ये कह सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपर कास्ट के लोगों ने बनाया तो ये लोअर कास्ट के अगेंस्ट में है, ये भी कह सकते हैं। अगर मान लो सिर्फ हिंदू अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे तो अदर धर्म के अदर रिलीजन के लोग कहेंगे क्या कि हिंदुओं ने बनाया है तो ये हमारे धर्म के अगेंस्ट में है, ये हो सकता है। फिर गांधी जी ने क्या कहा, एक काम करो, गांधी ने एक काम करो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम क्या क्या करेंगे, हम हर कास्ट के आदमी को इसके अंदर रखेंगे ताकि कोई कास्ट का आदमी ये ना बोल सके कि ये हमारी कास्ट के लोगों ने नहीं बनाया। तो SC ST ठीक है, OBC जनरल जितने भी कास्ट के लोग थे सब इसमें आए, समझ में आ गया। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे कास्ट के अगेंस्ट में। पहली बात, हर जेंडर को इसमें शामिल किया गया। जेंडर सिर्फ 2 थे उस समय, आज 3 हो गए हैं, 2 है, 2 जेंडर थे केवल, मैन वुमेन। तो आदमी औरत दोनों को शामिल किया गया इसमें ताकि आदमी ये ना बोल सके कि औरतों ने बनाया है और औरतें ना बोल सके आदमियों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे खिलाफ है। पहली चीज, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को रखा गया ताकि कोई ये ना कहे कि हिंदी बोलने वालों ने या तमिल बोलने वालों ने, कन्नड़ बोलने वालों ने या मलयालम बोलने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इंग्लिश, वाह, गूंगे थोड़ी ना थे। किसी को अगर तमिल नहीं आती है, सर तमिल आती हिंदी नहीं आती है तो ऐसा थोड़ी ना करेगा वो। कास्ट जेंडर लैंग्वेज हो गया, और क्या था, रिलीजन, वेरी गुड। और हर एक धर्म के इंसान को रखा गया ताकि कोई रिलीजन ये ना बोल सके कि हमारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे इसलिए हमारे अंग्रेज में बना। समझ में आ गया। बहुत बाद में अंबेडकर को शामिल किया था, BR अम्बेडकर को, और BR अम्बेडकर को शामिल करने का रीजन जो वो डिसीजन जो था वो गांधी जी का था। गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर को शामिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि अंबेडकर नहीं आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन आधा अधूरा रह जाएगा। वो जान है हमारे देश की, बहुत पढ़ा लिखे थे। मुझे PhD की डिग्री लेनी है, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जान निकल जाती है एक PhD डिग्री लेने में। 3 PhD डिग्री थी इनके पास, 3 PhD। फिलोसफी पढ़नी होती है, कम से कम एक डिग्री के लिए 5 साल कम से कम पढ़ाई होती है। PhD जो कर ले तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है, तो मतलब पैसा बहुत। हाँ, यही तो रीजन है, पहले पैसा देखना है। हाँ, तुम मेरा नाम हमको नहीं बताओ, समझे कि नहीं। अब वही मुंह बंद करके बैठे रहो, ठीक है। PhD की डिग्री मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अगर आज किसी को 3 PhD डिग्री चाहिए तो कम से कम 15 साल पढ़ना पड़ेगा, 20-25 साल भी हो सकते हैं, कम से कम 15 साल। तो ये बहुत पढ़ते थे, 3 PhD डिग्री ले रखे थे। बस बात करो। इधर देखो, अंबेडकर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा कि अंबेडकर को शामिल किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो इसको बनाने के लिए एक लोग को भेजा गया कि वो पूरे दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें जो जो चीजें लिखी हैं उसको समझेंगे और जितनी अच्छी चीजें होंगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अपडेट करके अपने हिसाब से शामिल कर लेंगे। कभी कभी तुम लोग के साथ ऐसा होता है कि बार के पास जाते हो, बाल कटवा गया, तो खासकर लड़कों के साथ होता होगा, बाल कटवा के आ गए, बार ने उल्टे सीधे बाल कर दिए, अब घर आके उसको सेट कर रहे हो अपने हिसाब से, थोड़े थोड़े बाल काट के। मेरे साथ बचपन में हुआ करता था कि 90 ने तो बाल काट दिया, अब हम घर के अंदर आए, हमें अच्छे नहीं लग रहे तो थोड़ा सा हल्का हल्का खुद से भी काट रहे हैं, खुद तो अपने हिसाब से सेट कर लेते थे, ये चीज होती थी। वैसे क्या हुआ कि दुनिया के कम से कम 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, 60 देशों कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी कॉपी लाई गई इंडिया के अंदर। अब अंबेडकर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि जितने 60 देशों कॉन्स्टिट्यूशन को उनको पढ़ना है, उसको फिर याद रखना है, याद रखने के बाद जो जो चीजें हमारे काम की है अपने हिसाब से अपडेट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लेना है। समझ में आ गया। हाँ, ले करना है। फिर क्या होता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगती थी, बहुत सारे लोग आगे बैठते थे और जैसे ही कोई रूल बनता था तो उस रूल पे डिबेट होती थी, अच्छी डिबेट होती थी कि उसके हाँ तो क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या घाटे फायदे हैं, सब देखा जाता था। जब ज्यादा लोग एग्री करते थे तो उस रूल को रख लिया जाता था, ठीक है, ये चीज होती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए थे। जैसे कभी होता है शादियों में, किसी घर में शादी होती है
तो ऐसा कभी होता है ना कि कोई होता है मेहमानों को देख रहा है, कोई होता है कि शादी में का वो क्रिकेट में ग्रुप बन जाते हैं, क्रिकेट में भी ग्रुप बन जाते हैं। ICC अभी चैलेंज का दूसरे ग्रुप बन गए। अरे वो ग्रुप की बात नहीं कर रहा है। तो शादियों में क्या होता है, अलग अलग जिम्मेदारी सबको दी जाती है कि भैया तुम ये काम कर लो, खाना देख लो, तुम मेहमानों को देख लो, तुम देख लो कुछ कमी तो नहीं हो रही है, तुम देख लो कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है, सबको देख लो, ऐसा बोलता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो मेन ग्रुप था वो था ड्राफ्ट ग्रुप, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा इसको तैयार करना। समझ में आ गया? जैसे मान लो क्या है, हम एक इंसान बनाना चाहते, कोई अगर भगवान है और वो इंसान बनाना चाहता है तो पहले इंसान को छोटा सा पुतला बनाएगा, फिर उसमें जान डालेगा, फिर वो बड़ा इंसान बन जाएगा हम लोग तरह। वैसे ही इनका काम ये था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्म तैयार करे, रूप तैयार करे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने कैसा, फिर उसको हम पूरा लिख के तैयार कर लेंगे। ये इनका काम था। B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, इनको मेरी जिम्मेदारी, हाँ हेड थे इनके, हाँ कह सकते हो हेड। तो अब B.R. अम्बेडकर हो गए, राजगोपालाचारी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब की मदद से, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, जिसमें हमें समय लगा कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। अब कब तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, 1949 में बनकर तैयार हो गया, जिसको 2 महीने बाद 26 जनवरी, अब 2 महीने बाद जनवरी आ गई तो 1950 लग जाएगा। इस समय इसको इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। समझ में आ गया? अब यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसी से हमारा पूरा देश चल रहा है। टाइम टाइम पर हम इसको अपडेट करते रहते हैं, इसमें बदलाव हम करते रहते हैं। आप किसी कोई क्वेश्चन में पूछो, बता। ये 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, इसके बीच में जो क्राइम होता है उसका क्या? नहीं तो उसमें लोकल रूल्स बना दिए गए थे ना, ताकि क्राइम को रोक लिया जाए। ऐसा नहीं था कि कोई मर गया, अरे यार अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, मर जाने दो, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अंग्रेजों के जो रूल्स बने हुए थे उस बेसिक रूल्स पर हम लोग चल रहे थे। और IPC की बुक भी इसमें बनाई थी इसमें। IPC क्या होता है? इंडियन पीनल कोड होते हैं, जिसको भारतीय दंड संहिता आज नया नाम दे दिया गया है। वो इसी में अंग्रेजों के द्वारा बनाई थी, जिसमें छोटे छोटे चीजों के लिए कुछ सजा रखी गई थी। जैसे ट्रक वाले होते हैं, किसी को उड़ा दिया तो उसके लिए सजा है। जैसे अभी सजा रखी गई थी, अगर कोई ट्रक वाला किसी को जान से मार देता है, मतलब किसी को टक्कर मार देता है और वो वहां से भाग जाता है और आदमी मर गया जिसको टक्कर मारी, अगर आदमी मर गया, ट्रक वाला भाग गया, तो उस कंडीशन में उसको 7 लाख तक का जुर्माना, 10 साल तक की जेल हो सकती थी। ये अभी रखा गया था, जिसमें ट्रक वाले बहुत आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली में हर जगह पर बहुत आंदोलन हुआ इस पे, ये चीज थी। और ऐसा होता भी है। और ट्रक वालों का कहना यह था कि भैया देखो, चलो मान लो हम नहीं भागेंगे, लेकिन इस बात की क्या जिम्मेदारी, जिसको हम उड़ाएंगे पब्लिक हमको नहीं मारेगी। होता है, तुमने कभी आसपास देखा होगा, एक कार वाला किसी को उड़ा दिया, कार वाला भाई धोखे से उड़ाया, पब्लिक अच्छा उसको जाएगी नहीं तो हॉस्पिटल में ले जाके मारेगी, पहले मारती है। पहले कार वाला खुद उतरा कि भाई हमसे गलती हुई, चलो हम इसको मदद करते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कार वालों को तूने टक्कर कैसे मारी दिया, फैयाज टक्कर बना दिया उसको। सारा कई लोग उससे कहीं निकाला। कोई अपने घर में है, उसकी बीवी से मार खा के आया है, किसी को मार नहीं पा रहा, इसी को पकड़ के मार दिया। तो मतलब क्या, सब अपना गुस्सा निकालते। एक चोर पकड़ा गया, उस चोर को वो इंसान मार रहा जो अपने घर में मार खाता है। टेडी बियर वाला मंदिर का घंटा बना के कोई भी बजा के आ यार। ठीक है, बहुत बुरा, मतलब चोर को पकड़ते बहुत बुरा मारते हैं। एक बार मैं इतना चोर पकड़ा गया, उसको एक ऑटो वाला ऐसे जा रहा था किसी काम से, रुक गया, क्या हो गया इधर, चोर पकड़ा गया, वो उतार के उसको मारने लगा। चोर उससे कह रहा चाचा मैं माफ कर दो, कह रहा मुझे चाचा मत बोल, मैं तेरा चाचा हो ही नहीं सकता क्योंकि तू चोर है, और मारा। और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो इतना 100 ग्राम का है, लेकिन उसने चोरी नहीं की तो वो मारेगा। भाई साहब चोर को ऐसा बुरा मारे, उसका बड़ा भाई आ गया उसको बचाने के लिए, इसको छोड़ दो, नशे में चोरी कर लिया होगा। जैसे बोला मैं इसका भाई हूं, उसको मारते मारते हनुमान बना दिए, चेहरा लाल बिल्कुल, इतना मारा इतना मारा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं छोटा था, मैं सिर्फ देख रहा था। और मुझे बहुत बड़ी नसीहत मिली कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं घर में जो लड्डू चुराता था, मिठाई चुराता था, मैंने वो भी बंद कर दिया,
कि पता चला मिठाई चुरा ली, घर का इंसान, हर इंसान मार रहा, पर रिश्तेदारों को फोन कर लिया, यहाँ चोर पकड़ा गया भाई साहब, आ जाओ, और हाथ पैर खाली करके ना चपड़ चपड़ कर बजाना है बस। डीजे बज जाएगा। बवाल करा दोगे यार तुम तो। यशु द बर्थडे, देखो क्लियर होगी बात, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया क्यों बनाया गया था। अब देखो चलो हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात बताते हैं जिससे तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। चलो पुरानी वाली कंडीशन याद करो, जब तुम्हें बताया था कि सबने आपस में एक समझौता कर लिया और अपना एक रूलर चुन लिया, उसको कहा कि रूलर रूल अपने हिसाब से बनाएगा, लेकिन तो रूलर तो फिर कोई भी रूल बना सकता है, अपने फायदे के लिए बनाएगा, तुम्हारे फायदे के लिए बनाएगा, तो क्या वो रूल तुम्हें परेशान नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेनली भीमराव अंबेडकर इस बात को जानते थे कि इंसान तो सेल्फिश होता ही है, वो क्या करेगा, अपने लिए रूल बनाएगा। ऐसा क्या किया जाए कि आने वाले समय में जो रूलर होंगे रूल बनाए लेकिन जनता उससे परेशान ना हो, ऐसा रूल बनाए। लिमिटेशन कैसे कर दे हम, कैसे लिमिट कर दे गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को कि वो ऐसा कुछ ना कर पाए जिससे जनता परेशान ना हो। जैसे कि एक बात होती ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे लिमिटेड करते हैं, जब तुम बाहर जाते हो तो क्या कहते हैं, जैसे कल पार्टी थी न्यू ईयर की, तो मैंने तुम्हें लिमिटेड किया। कैसे लिमिटेड किया? लड़ाई मत करना, भोजपुरी गाने मत बजाना, और बाहर कोई अगर कोई कुछ ऐसा मत करना कि बाहर किसी को परेशानी हुए। लिमिटेड कर दिया। अब तुम खूब एंजॉय करोगे, डांस करोगे, लेकिन ये तीन चीज नहीं करने की कोशिश करोगे, सोचोगे ये तीन चीज नहीं करे सब लोग। समझ में आ गया? इससे क्या फायदा हुआ? पार्टी भी हो गई, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी को परेशानी भी नहीं हुई। सेम ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया कि कुछ राइट्स दे दिए, किसको? हम लोग को, इंडियन सिटीजन को, और जितने भी हमारी पार्लियामेंट है उससे बोला कि भैया देखो तुम्हें जो रूल बनाना है बनाना, लेकिन ये जो राइट्स हम देंगे हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने राइट्स दिए गए? तो हम लोग को शुरुआत में 7 राइट्स थे, ठीक है, 7 राइट्स थे, फिर बाद में एक हट गया, अब 6 राइट्स हो गए, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या कि किसी अगर जमीन है तो उसकी जमीन को सरकार किसी तरीके से नहीं ले सकती, लेकिन अब तो ले लेती है। ले ले तभी हट गया, तभी तो ले लेती है। समझ गया? जैसे मान लो सिंपल सी बात है, मेट्रो काम चल रहा है कानपुर में, मेट्रो को निकाला जा रहा है, मान लो मेट्रो अगर ऐसे मुड़ के निकलती है, ठीक है, और ऐसे सीधे में निकल सकती है, तो मेट्रो को मोड़ के अगर निकाला जाए तो कम से कम सरकार का 1 करोड़ रुपए बच रहा है। तो सरकार क्या करेगी? मेट्रो को मोड़ के निकालेगी, लेकिन मोड़ने पर किसी के घर आ रहा। और मान लो राइट टू प्रॉपर्टी है, सरकार ने कहा भाई साहब देखो तुम्हारा घर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर से हमें मेट्रो निकालना है, और तुम्हारा घर टूटेगा तो इससे एक तुम्हारा घर टूटेगा, लेकिन एक तुम्हारे घर टूटने से हजारों लाखों लोग को फायदा होगा, करोड़ों लोग को फायदा होगा। लेकिन वो आदमी कहते भैया हम तो नहीं तुम अपना घर देंगे। तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी उसके पास रहेगा तब तो सरकार उसकी जमीन ले नहीं पाएगी, मेट्रो काम फिर हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या सरकार क्या करती है? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दी। तो भैया हम लोग को दूसरा घर देना। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल दे, अरे बढ़िया पैसा दे देते हैं। उनसे बोला जाता है कि देखो यहाँ पर घर है, ये घर ले लो, या घर नहीं लेना चाहते तुम पैसा ले लो, और डिसाइड तुम्हें करना है, तुम्हें क्या चाहिए। हाँ बता देते। समझ में आ गया? तो 7 राइट अब 6 हो गए, क्योंकि राइट्स ऐसे हैं इनको कोई भी हटा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं, कोई नहीं हटा सकता। इसलिए राइट ये बहुत बेसिक है, इसलिए इनका नाम है फंडामेंटल राइट। क्या नाम है? जैसे हमारे पास एक राइट्स है, जैसे यहाँ पे एक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो सोच रहे हो उसको बोलने की स्वतंत्रता। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें थप्पड़ आया, कभी ऐसा भी होता है कि हम भी तुम्हें लतिया रहे हैं, लेकिन तुम कुछ बोलना चाहते हो, डर के मारे बोल नहीं पा रहे हो, और वो बोलने से तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, लेकिन फिर भी डर के मारे नहीं बोल पा रहे हो। ऐसा होता है? पापा सामने खड़े हैं, अब सबके घर में नहीं होता होगा, मैं बता सकता हूँ किसी घर में किसके साथ हुआ होगा, मैं ये बता सकता हूँ। इसके साथ हुआ होगा, वो दोनों भाई बैठे उनके साथ हुआ होगा, ये जो हम बता रहे हैं। भूल गया बेचारा, इतना मेन दिमाग में प्रेशर पड़ता है। तो होता क्या इसमें कि पापा डांट रहे हैं, हम एक बात बोल सकते हैं अपनी,
जिससे हम सही साबित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि डर है हमको। तो अगर जनता कुछ सोच रही, जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट खराब काम कर रही है, जनता ये बोलना चाहती है कि हमें गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर वो जनता मान लो ना बोल पाए इस बात को, तो गवर्नमेंट लिमिटेड हो पाएगी? गवर्नमेंट चाहे जो भी करे, लेकिन अगर ये हम बोले गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी और ये सोचेगी कि यार जनता हमें पसंद नहीं कर रही है, तो थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं ताकि जनता हमें पसंद करे। नहीं समझ में आया? लिमिटेड हो गई इससे, इसलिए हमें ये दिया गया। लेकिन हमें सही तरीके से बोलना है। हम ये बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे पसंद नहीं है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन हम नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे अभी राहुल गांधी ने बोला कि जितने मोदी सरनेम के लोग होते हैं वो चोर होते हैं। किसको बोल रहे थे वो? अब किसके सेंस में बोल रहे थे? नीरव मोदी सेंस में। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला पर्टिकुलर किसी का नाम लेके, तो बोला नहीं। इसलिए देश में जितने मोदी सरनेम के लोग थे सब हर्ट हो गए, सब हर्ट हो गए इससे। उन्होंने केस कर दिया, इनको हो गई 2 साल की सजा, और इनकी पार्लियामेंट जो थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो चली गई, अपना घर आके बैठे हैं। ठीक है, अब टीवी पे देख रहे सब बहस कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला मैं पप्पू हूं, बन गए। हालांकि राहुल गांधी बहुत सिंसियर बातें करते हैं। ठीक है, उनकी बात सुनोगे तुम्हें समझ में आएगा। इधर से आलू डालेंगे इधर सोना निकलेगा, इसकी पूरी स्पीच सुनना ही आधी अधूरी है। मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब जितने भी लीडर हैं बिल्कुल सही। हमें राहुल गांधी भी ठीक लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ठीक लगते हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट अभी ठीक काम नहीं कर रही, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तुम लोग अलग मर्जी। निर्मला सीतारमण ऐसे काम कर रहे हैं, क्या होता है? क्यों? क्या होता है? निर्मला सीतारमण क्या होता पता नहीं? एक औरत होता है। जीएसटी लगा रही है। अच्छा, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाई है। अब ऐसा, अभी हमारे एक व्यक्ति खत्म हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया की इकोनॉमी को संभालने का काम वही किए थे। सीख लो भैया, उन्हें सीख लो कुछ, तुम्हारे गार्जियन को कहाँ सीख। वो तो पॉपकॉर्न से पैसे निकालेंगे। तो हम कोई ऐसा, सुनो, सरकार क्या रूल बना, गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट कोई भी नियम बनाएगी, इस बात को ध्यान रखेगी कि हम इसको खत्म ना करें। समझ में आ गया? तो अगर मान लो ऐसा हो जाए, तो फंडामेंटल राइट्स कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, राइट टू एबोलिश अनटचेबिलिटी है। जैसे आर्टिकल 17 नंबर का कानून है, उसमें कहते हैं कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं रखा जाएगा किसी के खिलाफ। होता है ना कि अरे ये छोटी जाति का, इसको हम नहीं छुएंगे। कोई 10 दिन से ना आया हो तो मुझको नहीं छू रहा, तो इस अनटचेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, वो बात अलग है। लेकिन कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, जेंडर को लेकर के, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, कहाँ पैदा हुआ, ये भी नहीं बोल सकते। जैसे कि हम, ऐसे एक एक्टर है अक्षय कुमार, वो कहाँ, उनको कहा जाता है कि वो कनाडा की, उनकी वो है, क्या नाम है, सिटीजनशिप है। ठीक है, अगर हम उनको ये इस बात से डिस्क्रिमिनेट करें कि कनाडा से जुड़े हुए थे, इंडियन नहीं है, प्योर इंडियन नहीं है, कनाडा से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट करें तो गलत है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, सलमान खान की किक मूवी में कौन सी एक्ट्रेस थी? जैकलीन फर्नांडिस, श्रीलंकन है, श्रीलंका, वो देखो उछलने लगा इसी नाम से। बहुत खुशी हो रही है, अक्षय कुमार के नाम पे दुखी हो गए थे, जैकलीन फर्नांडिस नाम पे उछल रहे हो। तो बाहर की। अच्छा भाई, अब इतना ही, यहाँ पढ़ रहे ना कि बोला बॉलीवुड लेके आ जाओगे। फिर अभी कहोगे अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाता है ना, वो हमें बातें नहीं करनी है, काम की बात करो। उसके बाद क्या था, जैकलीन फर्नांडिस, अगर हम उसको बोले कि इनको टीवी में, इंडिया में कोई काम नहीं मिलना चाहिए क्योंकि श्रीलंका में पैदा हुई थी, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? ये चीज है। लेकिन मैं तो अभी आया कुछ दिन पहले, हमको नहीं पता उसके बारे में, आगे देखो। तो सुनो यहाँ पर, और मान लो अगर ऐसा हो गया, तुमने सोच, अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर मान लो ऐसा हो गया कि हमारी पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा रूल बना दिया जो इस 6 राइट्स को, 6 अधिकारों को के बीच में आते हैं, तो किसको बचाया जाएगा? इसको बचाया जाए कि वो जो रूल बना उसको बचाया जाए?
तो जो रूल जो बना है ना, अगर इसके रास्ते में आएगा तो रूल को हटा दिया जाएगा, ये बना रहेगा। समझ में आ गया? कौन खत्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई तुमको? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? खाली एक बात बताता है कि इंडिया में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। समझ में आ गया? ये बताएगा कौन किसको कितनी सजा मिलनी है, कौन से पोजीशन पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कैसे बनाए जाएंगे, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। समझ में आ गया? ये होता है। और क्या होता है? और बस इतना ही है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज में खाली इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब किसी कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलो, अब ये चैप्टर हो गया खत्म। मतलब